कृषि दर्शन की इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रशांत जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सारे किसान भाई धान कटनी करके और वे अपने खलिहान तक धान पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। शशि। आज जो ये मौसम चल रहा है ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये अवसर है कि आपने अपने खेतों में धान और गेहूं की फसल लगभग पूरी तौर पे तैयार कर ली है जी। और अब वो अपने खेतों को समेटने के लगभग स्थिति में आ गए हैं अगली फसल के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमारे किसान भाई अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, तो उन्हें अभी मौसम समाचार के बारे में जानकारी दे देते हैं। जी शशि, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब हम कृषि से जुड़ी तमाम जो तकनीकें हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे, और जिनसे खास चीज़ों से किसान भाइयों को जो रोज़मर्रा के जीवन में जो एक खासा लाभ पहुंच सकता है, तो कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हम उनको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो चलिए किसान भाइयों, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गोकुल ग्राम विकास योजना द्वारा दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा उचित मूल्य। राज्य के किसानों को लैंप्स से जोड़ने की कवायद शुरू। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े पशुपालकों को उनके उत्पादित दूध का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए गौव्य विकास निदेशालय, पशुपालन विभाग झारखंड गोकुल ग्राम विकास योजना चला रही है। राज्य के पशुपालक और दुग्ध उत्पादक दूध उत्पादन व्यवसाय को अपना स्थायी रोजगार बना सकें, इसके लिए आवश्यक है दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पादित दूध का उचित मूल्य मिल सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गव्य विकास निदेशालय झारखंड द्वारा गोकुल ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 5 से 7 गांवों के पशुपालकों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है। इस क्लस्टर से जुड़े पशुपालकों को उचित दामों पर दूध बेचने के लिए सुविधाएं विकसित की जाती हैं। राज्य के किसान लैंप्स द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए किसानों को लैंप्स का सदस्य होना आवश्यक है। रांची और खूंटी जिले में राज्य सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को लैंप्स से जोड़ना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत किसानों के परिवार से एक सदस्य को लैंप्स की सदस्यता दी जाएगी, जिसके लिए किसान को सदस्यता विहित प्रपत्र भरना होगा और सदस्यता शुल्क 10 रुपये तथा एक शेयर 100 रुपये मूल्य का कुल 110 रुपये संबंधित लैंप्स प्रभारी को जमा कराना होगा। सदस्य बनने के उपरांत किसान लैंप्स द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हमारे झारखंड प्रदेश में धान की कटाई के बाद रबी में तिलहनी फसलों में सरसों और राई प्रमुखता से उपजाई जाती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सरसों के लिए NPJ 112 और राई के लिए PT 303 नामक उन्नत प्रभेद किसान लगाएं तो बेहतर उत्पादन पा सकते हैं। आप सरसों या राई दोनों की अगर आप करना चाह रहे हैं तो सरसों में आप किस्म नोट कर लें आप कहीं कि NPJ 112 जो बहुत ही अच्छी किस्म है, उसको आप लगा सकते हैं और ये 60 से 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और खेत की जुताई वगैरह बढ़िया से करके 2-3 जुताई आप इसको या तो छींटा लगा दें आप, और या तो हल्के पीछे लगा करके इसको ये कर सकते हैं। दूसरी किस्म है तोरिया या राई की, वो PT 303, इसको आप जो है ले करके दोनों विधि से या तो छींटा कर सकते हैं आप, या तो जो है हल्के पीछे भी इसको बुआई करके जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। हमारे लगाए गए फसलों में रोगनाशी और कीटनाशी का प्रयोग आमतौर पर करना होता है। कुछ बातों पर ध्यान देकर इन दवाओं के छिड़काव को सावधानी और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। ये बातें क्या हैं, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। रोगनाशी और कीटनाशी दवाओं के छिड़काव करते समय ये ध्यान दें कि फसल में उपयुक्त समय में सही दवा का प्रयोग करें। दवा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो,
दवा छिड़काव करने वाला किसान अपने शरीर को पूर्णतः ढक कर रखे। हाथों में दस्ताना, नाक में मास्क और आंखों में चश्मा जरूर पहने। दवा घोलते वक्त दवा जमीन या कुआं में ना गिरे। छिड़काव के वक्त कुछ खाएं पिएं नहीं। दवा छिड़काव सुबह या शाम में करना अच्छा होता है। हवा बहने की दिशा में छिड़काव करें। दवा छिड़काव के बाद खाली पैकेट खेत में ना छोड़ें। छिड़काव के बाद कपड़े बदलकर दूर रखें और अपने हाथ पैर अच्छे से साबुन से धोएं। इस प्रकार दवा फसलों पर छिड़काव करके हम खुद को और अपने वातावरण को स्वस्थ रखते हुए फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली की कोड़ाई के बाद उसके दानों को छिलकों से अलग करने में समय काफ़ी लगता है। इस समय को बचाने के लिए किसान इस ग्राउंड नट डिकोडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण द्वारा एक दिन में 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के प्रमुख अनाज मंडियों में खाद्यान्नों के भाव में फिलहाल नरमी की संभावना नहीं बन रही है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार चावल, गेहूं और मक्का सामान्य बने रहेंगे और दलहनी अनाज अभी तेज रहेंगे। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में तेजी रही। प्याज और आलू में थोड़ी नरमी आई। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2,200 रुपए से लेकर अधिकतम 2,500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1,450 रुपए से लेकर अधिकतम 1,600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6,700 रुपए से लेकर अधिकतम 7,200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,300 रुपए से लेकर अधिकतम 4,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5,800 रुपए से लेकर अधिकतम 6,100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,500 रुपए से लेकर अधिकतम 3,800 रुपए और सरसों तेल न्यूनतम 10,100 रुपए से लेकर अधिकतम 10,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने जाना कृषि समाचार, साथ ही मंडी का भाव कैसा चल रहा है और मौसम की भी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। तो चलिए किसान भाइयों, अब खेती बाड़ी की ओर रुख करते हैं, क्यों प्रशांत जी? बिल्कुल सही शशि कहा आपने। मक्के की खेती से किसान कैसे लाभान्वित अपने को कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड के परिवेश और मौसम की अगर बात करें तो मक्का एक नगदी फसल के रूप में किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके उत्पादन से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। तो हम जानेंगे अपने जो विशेषज्ञ हमारे आज के होंगे उनसे मक्के की नई नई खेतियों की जो तकनीक है हमारे पास, वो विशेषज्ञ हमारे बताएंगे। आज हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद है, कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग के डॉक्टर राजकुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग आई है, जहां आज हम बात करेंगे झारखंड के परिवेश में रबी मक्का की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RK सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है झारखंड के परिवेश में रबी मक्के की उन्नत खेती के बारे में, इस विषय पे जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें कि झारखंड में किस प्रकार की खेती का चुनाव वो करें ताकि रबी मक्के की वो फसल लगा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं अपने किसान भाइयों से आपके माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ, उनसे मैं सीधी बात कर पा रहा हूँ। साथ ही ये जो आपने रबी मक्का के बारे में पूछा, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो किसान भाई बिहार का दौरा करते होंगे या फिर जो किसान भाई आंध्र प्रदेश जाते हैं, देहरादून, ये तमिलनाडु जाते हैं, अभी वैसे किसान भाई देखते हैं कि हमारे जो झारखंड में जो है रबी का जो फसलें हैं काफ़ी जो है पुअर हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 12% ही हमारी सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं और उसमें हमारे किसान भाई आलू की खेती या बाकी अन्य सब्जियों की खेती किसान भाई हमेशा करते हैं। लेकिन मैंने अभी जल्दी में इसमें जो है इधर उधर विजिट करने के बाद में, जैसे कि मक्का निदेशालय दिल्ली है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या बाकी अन्य जगह विजिट करने के बाद मैंने ये ऐसा पाया कि झारखंड में जो है रबी मक्का का एक अच्छा स्कोप है और उसी के तहत मैं इस पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अंतर ये है कि जो किसान भाई रबी मक्का जिनके पास सिंचाई की सुविधा है और जो सब्जी की खेती लगाते हैं या फिर आलू की खेती करते हैं, उन किसान भाइयों के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो रबी मक्का को अपनाएं। अब उसमें बात आती है कि रबी मक्का को वो किस तरीके से करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसमें 2-3 बड़ी अच्छी किस्में हैं। एक इसमें एक है DHM 117, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अपने संपर्क के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। और दूसरी है HQPM1 हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। अब देखिए, बड़ा अलग सा नाम आपको लग रहा है। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का मतलब ये होता है कि जो मक्का, जैसे मक्का में क्या होता है कि उसमें जो है फ्लोर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है ज़्यादातर जितने भी हमारे अनाज हैं, लेकिन यही एक ऐसी मक्का है कि इसमें जो दालों में पाया जाता है प्रोटीन, वो इसके अंदर मिलता है। तो जैसे जो हमारे किसान जो थोड़ा सा गरीब तबका है, जो दालों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो इस मक्का को खाने से उसकी प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो उसके शरीर में पूरी होती है। जैसे कि जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मछली, अंडा और मांस नहीं अवेल कर पाते हैं, नहीं वो ले पाते हैं महंगाई की वजह से, तो ये मक्का हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। तो ये 2 वैरायटी हैं, इसके अलावा भी और कई वैरायटी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि वो लोग किस तरीके से रबी मक्का को करें। देखिए, जो किसान भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आलू की खेती कर रहे हैं या फिर जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, सब्जियां जो भी इस समय उपलब्ध हैं, आपकी सब्जियां जैसे आपका फूल गोभी है, बंदा गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है या फिर धनिया है या इसके अलावा और भी कोई खेती आप लोग करते हैं, तो उसमें आप लोग किसान भाई क्या करेंगे कि 70 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस बनाएंगे, यानी कि 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई बना लेंगे और उस पे वो लोग मक्का लगाएंगे। बीच का जो एरिया है उसमें वो कोई भी सब्जी की फसल, और ख़ासतौर से जो आलू लगाने वाले किसान भाई हैं, मैं उनको अनुरोध करूँगा कि वो आलू लगाएं, बीच में लगाएं। आलू में क्या होता है कि आलू की जब खुदाई हो जाती है उसके बाद में मक्का का जो है वो लोग लाभ ले सकते हैं। दूसरा ये, कभी पाले की समस्या आती है तो कभी आलू मर जाता है, कभी मक्का मर जाती है, तो कम से कम वो एक फसल ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मक्का में एक चीज़ है जिस पे किसान भाई हमेशा ध्यान रखेंगे और मेरी लाइन को बड़े ध्यान से सुनेंगे
कि जैसे अभी अगर वो मक्का लगा लेंगे तो मक्का जो है दिसंबर तक जो है थोड़ा सा उसकी जो है हाइट बढ़ेगी, जर्मिनेशन होकर फटाफट तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही दिसंबर में तापमान कम होता है और सर्दी बढ़ने लगती है तो उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी बढ़वार है वो रुक जाती है। तो किसान भाई उससे परेशान ना हो, ये मक्का की अपनी क्वालिटी है रबी मक्का की। और उसके बाद जैसे ही फरवरी आती है वो मक्का अपनी बढ़वा तुरंत देने लगती है। इस बीच में आप अपनी फसलें काट सकते हैं। तो उससे दो फायदे हुए, एक तो आप इसी बीच में अपनी फसल ले लेंगे और उसके बाद फसल होती खेत खाली हो जाएगा, मक्का आपके खेत में रह जाएगी। वो 15 फरवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर हाई करेगा उसके बाद वो स्पीड से बढ़ेगी और उसके बाद अप्रैल में उस फसल को आप लोग काट सकते हैं। तो देखिए आपको एक फसल मिली जो आप लोग ऑलरेडी ले रहे थे, मक्का आपको मिली, एडिशनल मिली। मक्का के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसा कि मैंने बताया हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज है तो उससे आपको दालों की सप्लीमेंट्री यानी दालों का सब्स्टिट्यूट है, आप वो कर सकते हैं। मक्का का आजकल रेट भी बहुत है, आप लोग उसको कच्चे मक्का को भुट्टों के रूप में आप मार्केट में ले जा सकते हैं, नहीं तो आप लोग दाना निकाल के भी उसको मार्केट में बो सकते हैं। तो इसकी एक नई संभावना हमारे झारखंड में निकल रही है और इस पर अनुसंधान हो चुका है। मैं हमारे अपने कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पे मैं इसका जो है बढ़ावा देने की प्रयास कर रहा हूं। बाकी अन्य किसान भाई अगर जो मुझे सुन रहे हैं मुझे सीधे आके संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। और लेकिन मैं अंत में आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें आप लोग जरूर सोचें और रबी मक्का को बढ़ावा दें, ये बहुत लाभकारी है। अब बात आती है कि सिंचाई की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रबी मक्का को आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं सीधे बिना किसी इंटरक्रॉपिंग के। लेकिन चूंकि किसान भाई आजकल रबी में वही किसान खेती करता है जिसके पास सिंचाई की जो अच्छी व्यवस्था है, तो मैं उन्हीं किसानों को बात कर रहा हूँ कि जिनके पास अच्छी व्यवस्था है तो वो क्या कर रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं या फिर गेहूं लगा रहे हैं। तो जो लोग गेहूं लगा रहे हैं उनके पास में तो बड़ी ज़्यादा सुविधा है तो वो लगा रहे हैं। लेकिन जो सब्जियां और आलू जो लोग लगा रहे हैं, सब्जियों मतलब आलू भी सब्जी है लेकिन बाकी अन्य सब्जियों से, जो हरी सब्जियों से मेरा मतलब है, जो लोग लगा रहे हैं तो जो सिंचाई जो वो सब्जियों के लिए करते हैं उसी सिंचाई से उनको जो है ये हो जाता है। लेकिन साथ ही इसमें जब वो सब्जी आप लोग काट लेंगे तो आपको ध्यान देना है कि इसमें दो सिंचाई बहुत आवश्यक है। एक तो फूल आने से पहले और एक दाना बनने के लगभग जब दाना दूधिया जैसा होता है उस समय। ये दो सिंचाई किसान भाई हमेशा लिख के रख लें, ये दो सिंचाई अति आवश्यक है, इनको जरूर करें। डॉक्टर साहब ये तो बात आपने बताई सिंचाई की, अब बात आती है उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार किसान भाई करे और कितने समय में करें। देखिए उर्वरक की जहाँ तक बात है, उर्वरक में जो है आप लोगों को ज़रूर सोचना है, क्योंकि फसलें जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो दो फसलें रहेंगी और दोनों फसलों का जो है ये रहेगा आवश्यकता उसकी रहेगी। तो करीब 140 किलो नाइट्रोजन और करीब 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो से लेके 80 किलो तक पोटास प्रति हेक्टेयर इनको लगाना है। अब उसमें हेक्टेयर में किसान भाइयों को ये जानना है कि हजारीबाग में जो है वो कट्ठा है, कहीं दूसरी जगह कट्ठा है, लेकिन कट्ठा में एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग रीजन में दुमका में कोई दूसरा कट्ठा है। क्योंकि मेरे किसान भाई तो मुझे सभी जगह की सुन रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हजारीबाग में 1 हेक्टेयर में 62.5 कट्ठा होता है। अब उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है कैलकुलेट करें कि आपके यहाँ पे कितने कट्ठा में 1 हेक्टेयर है। इसलिए मैं हेक्टेयर में ही आपको मात्रा बताना चाहूँगा। किसान भाई जो हैं पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं, उसको जो है उसकी कैलकुलेशन करा लें। और साथ ही जो है मैं बताऊँगा कि किसान भाई चूने का प्रयोग जो है कूड़ में ज़रूर करें, क्योंकि मक्का थोड़ा सा हमारी यहाँ की जो, क्योंकि किसान भाई मक्का जो है हमेशा ऊपरी ज़मीन और मध्यम ज़मीन में लगाते हैं और झारखंड की ऊपरी मध्यम ज़मीन अम्लीय है। तो अगर संभव हो तो मिट्टी की जांच करा लें तो और भी अति उत्तम होगा, नहीं तो चूने का प्रयोग जो है कूड़ में जो है फर्टिलाइज़र के साथ में अवश्य करें। बाकी तो किसान भाई जानते हैं कि जो है बीज को उपचारित करके बोना है, ये सब चीज़ें व्यवस्थित से तो वो जान ही रहे हैं। तो ये है। बाकी मैं अन्य जानकारी के लिए अंत में फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी झारखंड के परिवेश में रबी मक्के की उन्नत खेती के बारे में। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए
खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी? हमें उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से बहुत आप लाभान्वित हुए होंगे क्यों प्रशांत जी? तो अगली जानकारी हम आपके पास आज क्या है? फलदार पौधों की बागवानी जी बिल्कुल। और रसदार पौधों की बागवानी जो है समसामयिक उनका जो मौसम के अनुरूप उनका जो देखभाल है, उन जो कीटनाशक जो ये प्रबंधन है और अच्छे अच्छे जो तकनीक हमारे उन्नत तकनीक हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग है और वहाँ जो फर्टिलाइजर्स का छिड़काव है, ये तमाम तरह की जानकारियाँ। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये होती है प्रशांत जी कि जब आप फलदार पौधे लगा लेते हैं तो उन्हें देखभाल करने की आवश्यकता हमें ज्यादा पड़ती है क्यों? तो इसी बारे में हमारे आज विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रशांत वर्मा। तो चलिए फलदार वृक्ष की आप देखभाल किस तरह से करेंगे, इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग में है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत वर्मा हैं। ये हमें जानकारी देंगे कि शीतकालीन फलदार वृक्षों की समसामयिक देखभाल कैसे करें शीतकाल में खासकर तक। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे किसान भाइयों के बागीचे में अमरूद, आपका लीची, आम वगैरह लगा हुआ है, तो इस वक्त इन पौधों की देखभाल कैसे करें किसान भाई? हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जाड़े का मौसम में अगर फलदार पौधों जैसे कि आम, लीची, अमरूद, इन सब फलदार पौधों की अगर देखभाल सही की जाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे मंजर हमें प्राप्त होते हैं। और अगर मंजर अच्छे प्राप्त होते हैं तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करके हम बढ़िया उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर जैसे आम की बात की जाए तो अभी जो जाड़े का मौसम चल रहा है, इस समय आम के पौधे जो कि अगले यानी कि जनवरी फरवरी महीने में जिनमें मंजर आने वाला है, ऐसे फलदार पौधों की देख रेख में सबसे पहले उस पे जो आम के पौधों पर एक जालेनुमा कीट का असर होता है, जो कि पत्तियों को आपस में लपेट करके एक जालीनुमा संरचना तैयार कर देता है, जिससे कि मंजरों को आने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि पत्तियां एक दूसरे से चिपट जाती हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो वो जाले वाले जो कीट है उन कीटों को इस समय उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी सफाई करके पौधों पर कीटनाशी रसायनों का छिड़काव कर देना चाहिए। कीटनाशी रसायनों में क्यूनालफॉस या मोनोक्रोटोफॉस, इनमें से किसी एक कीटनाशी का छिड़काव अगर हमारे किसान भाई 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके पौधों पर अगर छिड़काव कर दें तो फिर जाली नुमा कीटों का कोई प्रकोप उस पर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इस मौसम में जिन पौधों पर बड़े पौधे हैं जिन पे कि मंजर आने वाली है, तो उनमें सिंचाई रोक देनी चाहिए। यानी कि अक्टूबर महीने से लेकर के मध्य नवंबर तक अगर हमारे किसान भाई पौधों की सिंचाई कर चुके हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर वो सिंचाई करते हैं तो इससे मंजर आना प्रभावित हो जाता है और मंजर नहीं आ पाते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो गिर जाते हैं। तो नीचे पेड़ पौधों के थाले को अच्छी तरह से सफाई करें और पौधे के जो मुख्य जो ट्रंक है उस पर अगर चूना और ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और चूने का मिश्रण मिला करके अगर उसकी पुताई कर देते हैं तो दहिया कीट का आक्रमण कम हो जाता है, क्योंकि दहिया कीट की जो मादा कीट मिट्टी में अंडे देती है वह तनों के सहारे उस पर चढ़ते हुए पौधे के पत्तियों पर पहुंच जाती है, नन्हे डंठलों पर पहुंच जाती है और वहां पर पौधों से पोषक तत्वों का वो उस रस अवशोषण करना शुरू कर देती है, जिससे कि मंजर प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की पुताई कर दी जाती है चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिश्रण, तो इससे वो कीड़े पौधे पे चढ़ नहीं पाते हैं और पौधे दहिया कीट से बच जाते हैं। इसके साथ ही अगर खाद हमारे किसान भाइयों ने दे चुका है फलदार पौधों में,
अक्टूबर तक या नवंबर के मध्य तक तो एक हल्की सिंचाई अवश्य देनी चाहिए, लेकिन इसके बाद सिंचाई देने की आवश्यकता जब तक मंजर नहीं आते हैं तब तक नहीं होती है। तो इस तरह से उसमें जो पोषक तत्व हैं वह पौधों को उपलब्ध हो जाता है और अच्छे मंजर आते हैं। साथ ही अच्छे मंजर आएँ इसके लिए पौधों पर एक हार्मोन का छिड़काव करना आवश्यक होता है। हमारे झारखंड के बाज़ारों में प्लानोफिक्स नाम की जो हार्मोन है वह आसानी से उपलब्ध है, जिसे 2.25 लीटर पानी में 1 ml की दर से घोल बना करके आम और लीची के पौधे पर अगर छिड़काव कर दिया जाए तो अच्छे मंजर आते हैं। साथ ही रोग का आक्रमण ना हो जिसके लिए पौधों की सुरक्षा आवश्यक है। तो रोगों से बचने के लिए जैसे एंथ्रेक्नोज नाम की एक बीमारी है जिससे कि पत्तियों पर काले धब्बे बनते हैं और जिससे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर बाविस्टिन या डायथेनियम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव किया जाए तो फिर एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप रोका जा सकता है। साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्नील आसिता का प्रकोप भी दिसंबर जनवरी के महीने में पौधों पर, फलदार पौधों पे देखा जाता है, खास करके आम के पौधे पर, लीची के आम के पौधे पर। तो इसकी रोकथाम के लिए भी अगर कैराथेन या सल्फेक्स नाम की दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव किया जाए तो इससे पाउडरी मिल्ड्यू रोग की संभावना कम हो जाती है और पौधा सुरक्षित रहता है। इस तरह से हम फलदार पौधों में आम के पौधों की विशेष रूप से हम देखभाल करते हैं। तो अब डॉक्टर साहब ये तो हो गई आम की बात, और जब हमारे किसान भाई जब आम की पौधे लगाए हैं तो इसकी देखभाल इतनी ज़रूरी है और इतने पहले से है। तो यही चीज़ क्या लीची, अमरूद और भी इत्यादि फलदार वृक्षों में होता है? लीची में भी ठीक इसी तरह के देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि लीची और आम के मंजर आने का समय लगभग एक ही है। तो इस तरह से अगर हम लीची की भी देखभाल करें, लीची के पौधे में भी अब जैसे दिसंबर का महीना आ गया तो फिर उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पौधे छोटे हैं, यानी कि अभी नए पौधे हैं, अभी उनमें मंजर आना शुरुआत हुआ नहीं है, यानी कि 5 साल से नीचे के हैं, तो ऐसे पौधों में जाड़े के मौसम में पाले से बचाने के लिए निश्चित रूप से सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। अगर पौधे के थाले में अगर नमी रहेगी तो पाले का कोई प्रकोप नहीं होगा। अगर पौधे के थाले में नमी नहीं होगी तो पाला निश्चित रूप से हमारे पौधे के लिए घातक होगा और पौधे शीतकाल में वो मर सकते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों के या बागवानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए पाले से बचाने के लिए सिंचाई का विशेष प्रबंध करें। साथ ही ऐसे पौधों पर कीटनाशी रसायन जैसे क्योनाल्फॉस या मोनोक्रोटोफॉस और कवकनाशी रसायन जैसे कि बाविस्टिन या डायथेनियम 45 का मिश्रण बना करके अवश्य छिड़काव करें, जिससे कि पौधे रोग और कीड़ों से के दुष्प्रभाव से बच सकें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ विशेष जानकारी और देना चाहेंगे आप? जी, विशेष जानकारी मैं अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि फलदार पौधों में, जिसमें कि आम एक प्रमुख फसल है, लीची एक प्रमुख फलदार पौधा है, इसमें हार्मोन के असंतुलन की वजह से मंजर सही नहीं आ पाते हैं और अगर आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो हार्मोन जिसका वो छिड़काव करें उसका नाम है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, जो कि प्लानोफिक्स या सुपरफिक्स के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, जिसकी 1 ml मात्रा प्रति 2.25 लीटर पानी में घोल बना करके आप हमारे किसान भाई अगर पौधों पे एक छिड़काव अभी और एक दूसरा छिड़काव जब मंजर आ रहे हो उस समय कर दें, और तीसरा छिड़काव जब उस पे सरसों के दाने के बराबर फल लग जाते हैं उस समय अगर करें तो इस तरह से हार्मोन का छिड़काव हो जाता है। शारीरिक असंतुलन जो हार्मोन का है वह ठीक हो जाता है और पौधों फलदार पौधों से फूल और फल झड़ने कम हो जाते हैं। तो देखा किसान भाइयों, फलदार वृक्षों की विशेष जानकारी डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी तरीके से दी। हार्मोन्स का भी ख्याल आपको रखना है और संतुलित अपने उर्वरकों का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि आप मक्के की खेती कैसे करेंगे और साथ ही फलदार वृक्ष की देखभाल कैसे करेंगे। और भी तमाम जानकारियां हमारे पास है, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम और भी जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये वादा आपके साथ करते जा रहे हैं कि अगली बार हम
आपके लिए और ढेरों जानकारियाँ लेकर आएंगे, क्यों? बिल्कुल शशि, ठीक कहा आपने। और तमाम तरह के जो सवालात किसान भाइयों के मन में हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उन्नत बीज की जानकारी, फसलों की कैसे उचित देखभाल की जाए और कीटनाशक का कैसे उचित समय पर छिड़काव किया जाए, जो पूरी की पूरी एक जो कृषि प्रबंधन की जो नीति है, ये हमने विशेषज्ञों के माध्यम से आज किसान भाइयों को रूबरू कराया। तो जाते जाते हम हमारे किसान भाइयों को अपना पता बता दिए जाते हैं, तो किसान भाइयों फटाफट कॉपी कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से आप हमारा ये खास कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।